अखबार बंद हो जाया करते थे, लेकिन जितने दिन जीवित रहते थे वो अखबार जनता को जागृत करने के लिए उनके अंदर देश प्रेम की भावना भरने का काम करते थे। 1947 में जब देश आजाद हो गया और कुछ दिनों के बाद में महात्मा गांधी की हत्या हो गई, तो उसके बाद की जो आपकी पत्रकारिता है वो था कि भारत का कैसे विकास, इसके तरफ समर्पित होकर के हिंदी के पत्रकारों ने इस पर ध्यान दिया। लेकिन आम जनता की जो अपने नेताओं से आशा थी कि देश का विकास किस प्रकार होगा, वो करीब करीब 47 से 57 एक दशक बीतने के बाद ही एक तरह से भंग हो गया। पत्रकारिता का उस पर भी असर पड़ा। इस प्रकार से आजादी के आंदोलन के बाद जो आजादी के पूर्व जिस पत्रकारिता का भाव मिस्त्री था, समाज सेवा था, मुझे आज इस मंच पर कहने से यह जरा भी गुरेज नहीं कि 8वें दशक के बाद आपकी हिंदी पत्रकारिता, हिंदी का पूरी पत्रकारिता जगत ही, चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे उर्दू की हो या अन्य प्रादेशिक भाषाओं की हो, अब ये शुद्ध क्या नाम है व्यवसायिक हो गई है। तो जब आपका ये पत्रकारिता, ये समाचार पत्रिकाएं व्यवसायिक हो गई है, तो आप भी आने वाले भावी पत्रकार को भी व्यवहारिक होकर के व्यवसायिक बनना पड़ेगा, अन्यथा आप असफल को मैं नहीं कहूंगा लेकिन टूट जाएंगे। तो ये है। अब एक संक्षेप में एक तरह से भूमिका स्वरूप जो मैंने पिछले सप्ताह में आप लोगों ने पढ़ा होगा बता दिया। अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि अपने अनुभवों के साथ कि आप कैसे सम्मानित पत्रकार, सफल पत्रकार बने, ये ज्यादा आवश्यक है। इस पर चर्चा करना और इसमें हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है। हम 1973 के आसपास जब पत्रकारिता की एबीसी सीखने का प्रयास किया, तो आपको स्पष्ट बता दें कि मेरा कोई गुरु नहीं। तो गुरु नहीं था, बिल्कुल हो ना ज्ञान, तो आखिर हमको ज्ञान मिला कहाँ से? तो ज्ञान हमको मिला इन्हीं पत्र पत्रिकाओं से। यहाँ डिग्री कॉलेज में आया, वहाँ वाचनालय पुस्तकालय मिला। हाँ, पंडित जानकी शुक्ल जी नए नए नियुक्ति पा करके यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष थे, यहाँ मिला। और आपके सागर के पास तब तक राजा देवी भगत सिंह बाल पुस्तकालय की स्थापना हो गई 1973 के आसपास। प्रथम उसके सदस्य नरसिंह पाल यादव जिलाधिकारी गोंडा बने और नंबर 2 सदस्य मैं बना। केवल 4 अलमारी थी, मतलब आपको गौर तो नहीं हो रहे हैं कि एक अनुभव के साथ चल रहे। 4 अलमारी थी, मुश्किल से 4 अलमारी में 2000 पुस्तकें, जिसमें 100-150 उर्दू की, 100-250 अंग्रेजी की पुस्तक, शेष 700-800 पुस्तकें हिंदी की रही होंगी। ये है ठीक है कि जिसने भी खरीदारी की उसने श्रेष्ठ साहित्यकारों का जो पुस्तकों का चयन किया। और उस समय प्रकाशन जगत में आत्मा रामायण संघ दिल्ली, राजपारायण संघ दिल्ली, हिंदी प्रकाशक संस्थान क्या नाम है वाराणसी, इनसे पुस्तकें खरीदी गई थी। तो उस जमाने में करीब करीब ये लोग
श्रेष्ठ साहित्यकारों का श्रेष्ठ साहित्य ही प्रकाशित करते थे, इन्हीं को पढ़ा। अब सवाल यह है कि साहित्य भी पढ़ा, अखबार भी पढ़ा, कार्य क्षेत्र तो मैं पत्रकारिता समाचार लेखन का बना रहा था। अब ये समाचार लेखन का गुण कहाँ से सीखा? तो आपसे बताएं कि समाचारों को ध्यान से पढ़ने की आदत चाहिए। मैं आप लोगों से भी एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपका 16 से 22 पन्ने तक का अखबार आ रहा है, इसमें से 5-6 पन्ने आपके काम के हैं, से 16 पन्ना कूड़ा। आप राजनीतिक या चर्चित खबरों के लिए प्रथम पृष्ठ को अक्षरशः पढ़ना चाहिए, और उसके बाद में अपनी रुचि के अनुसार खेल प्रेमी देखते और सिनेमा प्रेमी अगर सिने जगत छप रहा है तो उधर पढ़ लीजिए। जिले की खबरें जरूर पढ़ लीजिए, ताकि जनपद की क्या गतिविधियां हैं, जनपद कहाँ किस स्तर पर प्रगतिशील है या सक्रिय है, ये जानकारी जनपद वाले पेज से कर लीजिए। लेकिन पढ़ने का जो क्रम होना चाहिए वो प्रथम पृष्ठ के पढ़ने के बाद तत्काल आप संपादकीय पेज पर चले जाएं, और संपादकीय पेज पर न्यूनतम 2 लेख किसी प्रतिष्ठित पत्रकार या विद्वान के होंगे, और संपादकीय विभाग का संपादक का क्या विचार है समसामयिक घटनाओं पर, उस पर उनका एक लेख होगा, इसको आप पढ़ लीजिए। तो प्रथम पृष्ठ पढ़ने के बाद, संपादकीय पढ़ने के बाद आपका ज्ञान बिल्कुल अपडेट। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ का छात्र था तब भी आंकड़े सही याद रखता था। सवेरे यहाँ कॉलेज आने से पूर्व 11 साढ़े 10 बजे कॉलेज होता था, 8 बजे लाइब्रेरी खुल जाती थी, 10 बजे तक वहाँ बैठ करके आ करके और प्रमुख घटना पढ़ लेता था। तो अनेकों बार जो है मैंने कहा कि आंकड़ा नहीं ये, जबकि उस जमाने में आज की अपेक्षा संसाधन कम थे। पत्रकारिता जब पढ़ने के बाद जब छोटी छोटी खबरें लिखना शुरू किया तो हर जिले में छोटे मोटे अखबार निकलते थे, वहां ले जाकर के दिखाना शुरू किया, ये छाप दीजिए क्योंकि घटनात्मक खबर किया है, उनको खबर चाहिए। 2 बार पढ़ा, गलती नहीं मिली तो उन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, अगर कहीं कोई कमी रह गई तो उन्होंने बताया। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने के बाद अगर आपका कोई सीनियर है तो लिखिए, काल्पनिक घटना पर लिखिए, कोई घटना की कल्पना कीजिए, उस पर लिखिए। प्रयास ये कीजिए कि आपका पंचम का जो वो उसका अनुपालन हो जाए, कौन कब कहाँ क्यों और कैसे करने की है। अब वो ये पंचम का अगर दिमाग में रखेंगे तो समाचार के सारे तत्व लगभग आ जाएंगे। जैसे राम ने मारा तो कुछ अधूरा लग रहा है, पर राम ने मारा तो किसको मारा? तो राम ने रावण को मारा। तो हमने रावण को मारा, क्या क्यों मारा, क्या कारण था? ये नहीं, कब मारा? तो राम ने रावण को अश्विन दशमी अर्थात शारदीय नवरात्र के अगले दिन मारा। कब का भी जवाब जो है आपको मिल गया। अब ये हुआ राम ने मारा गया है, उसका नाम भी मालूम हो गया, फिर समय भी मालूम हो गया। आखिर मारा क्यों? क्यों का जवाब के लिए राम ने रावण को अश्विन मास के दशमी तिथि को
सीता के लिए अपहरण करने के लिए, दंडित करने के लिए मारा। तो इस तरह से करीब करीब आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और जो पाठक जिसको आप जानकारी दे रहे हैं, सूचना, उसकी जिज्ञासा शांत करें। कई बार होता है कि अखबार में बहुत बढ़िया कवरेज छपेंगे, अब यही नहीं मालूम होता कि इतना बढ़िया सुंदर एक कार्यक्रम किस दिन हुआ हम नहीं जान पाए। यानी पूरी गाथा लिखी हुई है, लेकिन ये आयोजन कब हुआ ये नहीं लोग देखते हैं। हाँ, और पत्रकारिता इतनी फास्ट हो गई है। एक जमाना जब हम 74-75 में सीख रहे थे तो खबरें लिखते थे, लिफाफे में रख करके साधारण डाक से भेजते थे, ऊपर लिख देते थे आवश्यक प्रेस सामग्री, तो डाक विभाग जो है प्राथमिकता पूर्वक दूसरे दिन पहुंचा देता था। तो दूसरे दिन संपादन करने के बाद तब तीसरे दिन वो खबर पाठकों तक पहुंचती थी। और अखबार छापने की तकनीक पर भी अब थोड़ी सी जानकारी की, एक एक अक्षर के होते थे वो अलग, आदमी उसमें कंपोजिटर एक एक अक्षर जोड़ता था, उसके बाद में प्रूफ रीडर पढ़ता था, गलतियों में सुधार करता था, तब जो है मशीन पर बांध करके ये जो है 2-2 पेज छपते। आज इस ऑफसेट के युग में और इस एंड्रॉइड मोबाइल में अब पत्रकारिता का एक पूरे दुनिया को आपके जेब में कर। हमें वो दिन भी याद है कि हम करनैलगंज और जोहरी बेगमगंज बाढ़ कवरेज के लिए जाते थे, वहां कवरेज किया, फिर भाग करके गोंडा आ गए। और अब ये बाढ़ क्षेत्र में 2 आदमी बह गए, 10 पशु मर गए, इतनी फसल बाढ़ का पानी निकल गया, ये महत्वपूर्ण समाचार है। शाम तक कैसे पहुंचे, तो फिर बस स्टेशन टेलीग्राफ ऑफिस गए और 5 सप्ताहों तक ये कहीं मूड़ी में राम बाजार जाता है लिख दिया। उसके बाद बड़ी सी लाइन खींच दिया कि कम पैसे में जो है टेलीग्राम भेजा जा सके, तो 2 नया पैसा शब्द दे करके न्यूनतम 100 शब्दों का 2 रुपया दे करके तब खबर भेजते थे। ये था। उसके बाद में जब फैक्स आ गया तो अब हमने वो लिफाफे का युग भी देखा था, और जब फैक्स हो गया तो सोचा कि तो क्रांति आ गई पत्रकारिता, तब कहीं जाने नहीं है, और के लिए दोपहर में और शाम को जाकर के बाबू की चिरौरी करेगा, हमारे पास फैक्स है, उसी में डाला और भेज दिया। वहां तुरंत पहुंच गया, उन्होंने कंपोजिंग कराया समाचार का, छप गया। लेकिन जब ये कंप्यूटर भी आ गया और आपका प्लेट इसके टाइप से छपने लगा तो आसानी और हो गई। और आज जब आपके हाथ में मोबाइल है तो आप बाढ़ कवरेज के लिए चाहे डुमरी बेगमगंज जाए, चाहे करनैलगंज का सरजू घाट पर जाए, आपको चिंता नहीं है, वहीं से आप रिपोर्ट तैयार करके भेज सकते हैं। कभी हम लोग कहते थे कि पत्रकार के लिए कागज, कलम और कैमरा, ये 3 चीज जरूरी है, और इस मोबाइल ने आपको कागज, कलम और कैमरा सबसे मुक्त कर दिया। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे कि आपको एक पत्रकार का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा होना चाहिए। तो शुरू में ही आपसे निवेदन किया था कि गंभीरता से पढ़ने की आदत चाहिए, विषय को समझने का प्रयास कीजिए, नंबर 1 बात। दूसरा, लेखन से कभी कतराइए नहीं। अगर 1 पन्ना रिपोर्ट तैयार किया है, कुछ और आपके विचार आ गए हैं कि अगर ये कर देते तो और बढ़िया हो जाता, तुरंत उसमें करेक्शन कर दीजिए और फिर लिख डालिए, चाहे 4 बार लिखना पड़े,
तो करवाइए नहीं, या करेक्शन करने के बाद अगर मोबाइल से ही आपको कंपोज करनी है तो कर लीजिए। कई बार है बहुत दिनों तक हमारे विचार मोबाइल या कंप्यूटर पर सूझता ही नहीं था। अपनी कमी बता दें, जब हम कागज और कलम जो है लेकर के बैठ जाते थे तो विचार धारा प्रवाह चलते थे, और मैंने बगैर किसी शर्म लिहाज के वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद मैं बैठ कर लिखता था और फिर कंप्यूटर पर बैठ करके टाइप करता था और भेज देता था। उसके बावजूद अगर कोई कहता था रिपोर्ट अच्छी बनी है तो भैया पढ़ लीजिए, जो कमी हो बता दीजिए, या काट दीजिए या बढ़ा दीजिए, या जितना कहिए उतना कर दे। उसमें विवाद में नहीं पड़ा। जब मैं इस जनपद के घोरतम अक्खड़ पत्रकारों में गिना जाता था, मैं चाहे दैनिक जागरण में रहा हूँ या हिंदुस्तान का मैं लगभग 10 वर्ष तक सीनियर रिपोर्टर रहा हूँ, समझौता मैंने किसी से नहीं की। और जिसका कारण यह है कि निराला की तरह पद पर ठोकर लगे और नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि मेरा एक जूनियर पत्रकार अवैध कमाई से मोटरसाइकिल, कार के बाद में ट्रक और ट्रक के बाद हाथी खरीदारी की, और आप ताजुब करेंगे कहाँ बेलसर कस्बे, पिता भर का कस्बा, और कितना कमाई किस तरह से किया होगा। वैसे हम लोग कहते थे जाओ मिश्रा जी इतना घटिया करना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको श्रेष्ठ पत्रकार बनना है तो पढ़ने के साथ लिखने से कतराइए नहीं। और एक गुण और आवश्यक हो गया है, वाचन करने की आदत डालिए। जब समझिए पूजा कर रहे हैं, और वाचन भी 2-4 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। कोई अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई कविता पढ़ना शुरू कर दीजिए, या कोई कहानी पढ़िए और समय देखिए, आकलन कीजिए कि 15 पन्ना हमने 15 मिनट में पढ़ा है कि 20 मिनट में पढ़ा है। 2-3 बार पढ़ करके देख लीजिए, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि जो है क्या नाम है हमारी पढ़ने की स्पीड क्या है। क्योंकि मेरे अंदर एक कमी थी कि मैं वाक्य को, शब्दों को बहुत जल्दी बोलता था। तो आकाशवाणी में जाने पर होता क्या था कि हम 1 मिनट में 125 शब्द तक पार कर देते थे। अब डायरेक्टर कहता था कि आप जो है वार्ता पढ़ रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। अरे श्रीमान जी 70-75 शब्द से आगे ना जाइए। खैर ये तो कमी बेसी हुई, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि वाचन शैली इसको भी सुधारिए। हम लोग उम्र बढ़ने के साथ दांतों की समस्या आ जाने के नाते से उच्चारण में स्वाभाविक रूप से गड़बड़ी आ गई है, लेकिन परमात्मा की कृपा से आपके तो सब अंग हृष्ट पुष्ट है। आप इसमें पीछे ना जाइए, पढ़िए भी, लिखिए भी, वाचन भी कीजिए जम कर करके। कहीं पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया में दिक्कत आ रही है तो आप आकाशवाणी की तरफ चले जाइए, वहाँ वाणी से काम चलेगा। अगर परमात्मा की कृपा से आपका चेहरा फोटोजेनिक है तो आप क्या नाम है टीवी की तरफ जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आज सुविधा बहुत ज्यादा बढ़ी है। सवाल यह है कि परिश्रम करके सफल पत्रकार बनने की जरूरत है। और विनम्रतापूर्वक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी परिश्रम से बचना चाहती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सफलता का
कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। ये लॉटरी किसी की निकल आवा ना, अन्यथा आपको योग्यता रखनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपने शिक्षा ग्रहण किया, नौकरी मिलने में दिक्कत हो गई, अब आप सोच रहे हैं व्यापार करेंगे, तो व्यापार करने के लिए आपको प्राथमिक जरूरत क्या होगी? पूंजी चाहिए। जिस क्षेत्र का आपको व्यापार करना है उसकी पूंजी चाहिए। पूंजी आपको मिल गई, अच्छी दुकान भी मिल गया, लेकिन अगर ग्राहक के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, आपने माल की दुकान खोल रखी है, माल उसमें सब्जी भी है, टमाटर खरीदने कोई आया, उसने कहा सेठ जी टमाटर कितने रुपए किलो है? आपने कहा 80 रुपए का, बाजार में तो इस समय 30 रुपए में मिल रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम सब्जी खाओगे, तुम्हारे पुरखों ने कभी खाया है। जब इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अगर सक्षम होगा तो वहीं भिड़ जाएगा आपसे, नहीं सक्षम होगा तो इज्जत बचा के चला जाएगा, कान ऐंठ लेगा, जिंदगी में आपकी दुकान पे कदम नहीं रखेगा। और अगर आप इतने नहीं शांत होगा तो माइक लेकर प्रचार करेगा उस दुकान पर मत जाना, लुटेरा है। मैंने सब्जी का उदाहरण दिया। आपको बता दें कि गोंडा के चौक में जब तक सब्जी मंडी थी तब तक कबड्डियों की यही भाषा थी, करोड़पति जो है। और जब से मेरे गांव में मंडी चली गई पॉलिटेक्निक के बगल, तब से इनकी भाषा सुधर गई। कारण यह है कि आप मंडी में गाली दे देंगे, 2 थप्पड़ मार देंगे। मंडी में केवल पश्चिम दिशा में ही 2 गेट है, किसी न किसी समय निकलेंगे और वो मेरे इलाके के देहाती लंठ 21 लाठी मार के तब तंबाकू खाएंगे, तब फिर जो देखेंगे कि इनकी क्या हालत है, तो वहां व्यापार नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं ऐसी नौबत क्यों आ गई? आपने पत्रकारिता शुरू की है, ये खबर लिख दी है, किसी गली गुजर रहे, आपको गाली क्यों दे? आप लड़की है लड़का है, लोग निकल करके बहन जी पैदल क्यों? अरे आप ही से आ रही थी, चले हम छोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि पत्रकारिता में सफलता के लिए आपका व्यक्तित्व भी निखरना चाहिए। आप परिश्रम भी कीजिए और व्यक्तित्व, उदार व्यक्तित्व रखिए। कोई आदमी फरियादी जो आएगा वो आपसे अमूमन अपरिचित होगा और पहुंचते ही उसको आप अक्खड़ भाषा प्रयोग कर लेंगे तो अपनी बातें नहीं कर पाएंगे। आप पत्रकारिता की एक खासियत है कि गागर में सागर भरना, बड़ी बात को संक्षेप में व्यक्त कर देगा। अब आप सोच रहे हैं फरियादी भी हमको जो संक्षेप में बताते हैं, तो माफ कीजिए उसने स्नातक का कोर्स नहीं किया है, पंचम का की परिभाषा नहीं जानता, वो आपको संक्षेप में अपनी बात बता नहीं पाएगा। आपको खुद जो है उभार करके या जो जानकारी चाहिए पूछनी पड़ेगी। तो आपके अंदर एक जो है एक उदारता होनी ही चाहिए। तथ्यों के संकलन में और भी होता है, कई बार आपको टेलीफोन से तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए। तो आपको ये बात बता दें कि जैसे प्रदेश और केंद्र के सरकार में विभाग होते हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग है, ये गृह विभाग है, ये लोक निर्माण विभाग है, तो पत्रकारिता की क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उनका में भी अगर कार्यालय में है, किसी छोटे अखबार में है तो सारे विभाग आपके, जैसे जनमोर्चा के आप हो गए तो आपको अपराध भी देखना है, प्रशासन भी देखना है, शिक्षा विभाग भी देखना है, सारे विभागों को आपको देखना है, प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा घटनाओं को भी देखना है। लेकिन यदि कार्यालय में आ गए तो वहां विभाग बढ़ता है कि आप शिक्षा विभाग देखेंगे, तो शिक्षा विभाग देखेंगे तो कला और संस्कृति स्वाभाविक रूप से आपके बीच में शामिल हो जाएगा।
तो समाचार प्राप्त करने के लिए आपको स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, यानी शिक्षा विभाग के तो कॉलेज के कुछ अध्यापकों से, प्राचार्य से, बाबू से, कुछ लड़कों से जो है आपको जानकारी के लिए उनसे संपर्क करना पड़ेगा। तो कई बार टेलीफोन से जानकारी मांगनी पड़ती है। तो देखिए, मैं फला अखबार का वरिष्ठ संवाददाता, सीनियर संवाददाता, अपराध संवाददाता, ये सब अशिष्ट है। तरीका तो यही है कि मान लीजिए आप दैनिक जागरण के हो तो फोन किया, हेलो मैं दैनिक जागरण से फला बोल रहा था या फला बोल रही थी। कौन संवाददाता है नहीं, अगर मैं आपको ले जाए स्वाभाविक है उधर से आवाज आएगी, हाँ हाँ तो बताइए सर क्या सेवा है। फिर आप भूमिका मत बनाइए, सीधे अपने सवाल पर मैं जानना ये चाहता था, जानना ये चाहती थी, इसके बारे में आपका क्या विचार है, संक्षेप में बता दीजिए। तुरंत लिख लिया, उन्होंने बताया तो, और नहीं बताया तो आपने चूंकि रिंग किया है इसलिए प्रूफ हो गया, आप मनमानी ढंग से लिख करके और कहते हैं जब बताने से इनकार किया। लेकिन पत्रकार के रूप में लोकप्रियता आपको तभी मिल पाएगी जब आप निरपेक्ष होंगे, निष्पक्ष होंगे, सकारात्मक भाव को लेकर के लेखन करेंगे। और जब पत्रकारिता का मैंने जो अनुभव किया कि अपने से विरोधी विचारों का कितना आप सम्मान कर सकते हैं, इस पर बहुत कुछ सफलता निर्भर करती है। उदाहरण के लिए मैं दक्षिणपंथी हूँ, कट्टर जातिवादी समझ लो या किसी एक विचारधारा का समर्थक। स्वाभाविक है कि हमारा जो कट्टर विरोधी होगा वो वामपंथी होगा, है। क्योंकि हर पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी किसी न किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं। पत्रकार भी उसका पागल नहीं है, कोई समाजी है, कोई भाजपाई है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई बसपाई है। तो लेकिन और जरूरी भी नहीं है कि हम पत्रकारिता करें तो हम दक्षिणपंथी हैं तो भाजपा पार्टी हमको दे दिया जाए। पत्रकारों को ये पार्टी दी जाती है तो किसी को भाजपा, किसी को कांग्रेस, किसी को सपा, कि आप ये पार्टी देखेंगे। तो हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि दक्षिणपंथी हैं, लेकिन एक वामपंथी कह रहा पंडित जी ये खबर लिखनी थी, ये हमारा नोट है, हमारी ये बात निकलवा दीजिए अखबार में। तो आप पूरी ईमानदारी से कलम पकड़ते समय उतनी देर के लिए घोर वामपंथी बन करके जो उसके पक्ष में जो बात जानी चाहिए, जायज है, जो उसके अंदर की दिल की भावना है कि हम ये व्यक्त करना चाहते हैं, वो आप व्यक्त कर दीजिए। और कल वो प्रकाशन के बाद वो घोर विरोधी आपका भक्त बन जाएगा और भरी बैठक पे कहेगा कि वो दक्षिणपंथी हैं या कोई पंथी है, लेकिन वो एक ईमानदार पत्रकार है, वो कभी मतभेद नहीं करते हैं। ये गुण जो है करना चाहिए। पत्रकारिता में लोकप्रियता का यही राज है। आप विवाद कर लीजिए, किसी बहस कर लीजिए, लेकिन जब आपको लिखने का मौका हो तो आप जो है सड़क का झगड़ा कलम से न निपटाइए। उस समय पूरी ईमानदारी इसके साथ उसके पक्ष में लिखिए, वो दूसरे दिन आपसे मिल करके माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हुई भैया, हमसे भूल हो गई। हाँ, क्योंकि आपने अपने विचारों से, अपने लेखनी से सिद्ध कर दिया कि हमारे मन के अंदर आपके प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है। ये एक तरह से व्यक्तित्व पर चल रहा था। अब हम आ रहे हैं कि समाचार में जो समाचार का प्रमुख भाग है वो इंट्रो यानी भूमिका है। भूमिका कैसे लिखी जाती है, कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये किसी भी अच्छे समाचार का जो है बिल्कुल
निष्कर्ष है। सामान्यता अभी तक मान्यता थी कि 24 शब्द से लेकर 36 या 3 पंक्तियों तक आप लिख लीजिए और समाचार का जो पंचम कहा है उसका अधिकतम जवाब इंट्रो में दे दीजिए। और क्या नाम है, निष्कर्ष सहित हो जाए। उसके बाद सेकंड पैरा में जो है घटना की व्याख्या और थर्ड पैरा में कुछ निष्कर्ष देना है तो, नहीं तो। ये हमने इंट्रो की बात की कि 24 से 36 शब्द या 2-3 पंक्तियों से लंबा इंट्रो नहीं होना चाहिए। पुरानी मान्यता थी कि द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए इंट्रो में। बढ़िया खीर में टाटा नमक मिला देने के समान होगा। खीर बना है, 1 चम्मच टाटा नमक भी मिला दीजिए, खीर की क्या स्थिति होगी। तो द्वारा शब्द का प्रयोग करने से बचिए। कई लोगों को, पत्रकार को हमने देखा हेडिंग पहले लिख देते हैं तो उसके बाद खबर लिखते हैं। मैंने बड़ी कठोरतम भाषा में ऐसे लोगों की आलोचना की कि अभी हम बच्चे को अपने गर्भ में पाल रहे हैं, अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि लड़का है कि लड़की है या परमात्मा का प्रकोप हो कहीं दूसरा दिन का हो जाए। आपने पहले से कैसे नामकरण कर दिया। इसलिए हम अपने जो जूनियर, हमको सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी कम है, हमारे जो अनुभव है वो व्यवहारिक पक्ष ही है, क्योंकि हमने कहीं विधिवत कोर्स तो किया नहीं था। इसलिए उबाऊ होगी वहाँ टोक दीजिएगा, हम विषयांतर दूसरी विषय पर आ जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब कि समाचार लिख रहे थे, आप पूरा समाचार लिख दीजिए, उसके बाद शीर्षक चिल्ला कर बोलेगा। शीर्षक चिल्ला कर बोलेगा कि शीर्षक ये होना चाहिए। अमूमन इंट्रो से ही शीर्षक निकल आता है, लेकिन कई बार समाचार की आखिरी पंक्ति पर भी समाचार जो बन जाता है शीर्षक, और वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। समाचार शुरू में जो जूनियर आदमी है, नए नए पत्रकार हैं, उनको अभिधा में लिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के ललिता सभागार में 5म दिवसीय जो है पत्रकारिता कोर्स का शुभारंभ अमुक दिन को हुआ। अब जो प्रचलन है वो तारीख के बजाय लंबी अवधि है तो तारीख दी जाती है, लेकिन अगर 7 दिवस के अंदर की है तो दिन लिखा जाता है। बुधवार को शुरू हुआ, मंगलवार को शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस इन्होंने ये कहा, ये हुआ अविधा सीधा। दूसरा तरीका ये है कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया, अब उसमें मुख्य वक्ता कौन था तो पता लगा प्राचार्य जी है। उन्होंने शुभकामना संदेश दिया कि पत्रकारिता के अंदर इतनी शक्ति है कि वो समाज, शासन सत्ता व्यवस्था में बदलाव लाने में सक्षम है। हम समाचार लिखते समय सीधे इसी वाक्य से शुरू करते हैं और नाम भी उनका बाद में देते हैं। दूसरे पैरा में आते हैं कि मुक्त विचार, मुक्त उद्गार, मुक्त बातें। बातें हैं तो स्त्रीलिंग में होगा, प्राचार्य ने कही। उद्गार है तो वो लास्ट में व्यक्त किया क्रिया में होगा। इस तरह से, और उसके बाद में हम व्याख्या करते चले जाते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखना कि दो तरीके से। तीसरी है कि जो आयोजन में सहयोगी है या कुछ है तो तीसरे पैरे में, आखिरी पैरे में इस मौके पर फला फला मौजूद थे, फला फला कार्यक्रम में सहभागी रहे। आपको बता दें कि बहुत वर्षों तक अनुभव होने के कारण ये नाम अधिकतम 1 दर्जन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो
हम यहाँ लिख रहे हैं तो चपरासी का नाम पहले लिख दिया और बड़े प्राध्यापक का नाम बाद में, वरीयता क्रम में नाम लिखते चले जाइए। एक बार जो महत्वपूर्ण है, मान लीजिए नेता है तो भाजपा के जिलाध्यक्ष, सपा के जिलाध्यक्ष, मंत्री, बाद में जो उपस्थिति लिखी जाती है उसमें पद नहीं लिखा जाता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, फला अनुसांगिक संगठन के अध्यक्ष, केवल नाम। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी बात, एक बात जो मैं कहना चाहता था, नोट कर लीजिए, आपकी निष्पक्षता इस बात पर निर्भर है कि एक समाचार में विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति को छोड़कर किसी का नाम दोबारा नहीं लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मेरा नाम आर.जे. शुक्ल है। एक बार की ये बात आर.जे. शुक्ल ने ललिता सभागार में छात्राओं को या प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किया और फिर आर.जे. शुक्ला ने कहा नहीं, श्री शुक्ल ने कहा या उन्होंने कहा। मैंने अब दोबारा मेरा नाम अखबार में नहीं आना चाहिए। अगर 2 बार 3 बार लिख दिया तो कहेंगे ये तो चापलूसी कर रहा है बार बार। और जो आदमी का नाम भाषण या कार्यक्रम में लिख दिया उसका नाम फिर उपस्थिति में नहीं आता है। ये नोट कर लीजिए। आपने एक बात और अनुभव किया होगा कि आप किसी कार्यक्रम में गए तो जो जितने सीनियर होता है उतने देर में बोलता है, मुख्य वक्ता सबसे लास्ट में बोलता है, कभी सम्मेलन में प्रमुख, कभी सबसे आखिरी में पढ़ता है, परिचर्चा संगोष्ठी में भी सबसे बाद में प्रमुख वक्ता लिखता है। पत्रकार में उल्टे क्रम में लिखना पड़ता है, जो सबसे बाद में बोला, जो वीआईपी था, प्रमुख था, उसका पहले, और चाहे जो संगोष्ठी हो चाहे जो कार्यक्रम हो, 2-3 लोगों से ज्यादा वक्तव्य अखबार नहीं छापते हैं। इसलिए 1 दर्जन व्यक्तियों का वक्तव्य न लिखिए, प्रमुख, उसके बाद में जिसको महत्वपूर्ण आप समझते हैं, और केवल 2 वाक्य, 25-30 शब्द से ज्यादा नहीं, पर 2 ही वाक्य में, एक वाक्य सीधा सीधा, एक में उन्होंने कहा, श्री मिश्र ने कहा, श्री सुकुल ने कहा, बस। तो व्यक्तियों से ज्यादा लिखे नहीं। कारण यह है कि जो आधुनिक पत्रकारिता है, ज्यादा से ज्यादा समाचार देने के लिए उन्होंने एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी है कि अब 250 शब्दों से ज्यादा एक समाचार नहीं होना चाहिए। अब कई बार जनसभा या कोई कार्यक्रम है तो वक्तव्य बहुत बढ़िया हुआ और वक्तव्य से कहीं ज्यादा आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, किसी ने सरस्वती पंडरा याद लिख दिया, तो अब हम वक्तव्य को उभारते हैं तो वो उपेक्षित हो जाते हैं। और कार्यक्रम मुख्य था तो उप हेडिंग, उप शीर्षक लगा करके, जिसको अखबारी भाषा में बॉक्स न्यूज कहते हैं, आप जो लिखने के मुश्किल से 100 शब्द में आप वो बात लिख दीजिए। आप भी अधूरा है तो ये हेडिंग और ले लीजिए, उसमें भी 150 शब्दों में। तो इस प्रकार से आपको 400-450 शब्द मिल जाएंगे तो उपहेडिंग लेकर के। लेकिन सामान्यतः आपको जो है, चाहे जितनी बड़ी घटना हो, इस समय गर्मी का महीना है तो आगजनी, आग की घटना बहुत हो रही है, कहीं 20 घर जल गए। अब 20 घर जल गया, 250 शब्दों में लिखना बड़ा मुश्किल काम है। या तो आप गए नहीं हैं तो 2.5-5 घर जल गए, 10 घर जल गए, लिख के फुर्सत कर दिया, और या मौके पर गए हैं तो इस आग का उस परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर इसको देना कि इतना नुकसान देना है तो
आप है। और होना नहीं चाहिए कि सूचना में बस आपने इतना घर जला, घर जला तो घर जलने के बाद वो कहाँ गया, कहाँ जाकर निवास करेगा, पेड़ के नीचे या पड़ोसी के दालान में। इस सब का उल्लेख आप जब भावनात्मक रूप से करेंगी तब ये सकारात्मक पत्रकारिता होगा। या बाढ़ के समय गए हैं तो बाढ़ का क्या प्रभाव वहां की जनता पर, मार्केटों पर पड़ रहा है, तब जो है ये आपकी पत्रकारिता चमकेगी, बढ़ेगी। ये हो गया एक तरह से कि किस तरह से हम लिखें, अपने विचारों को व्यक्त करें। और एक ये है कि पत्रकार को विशेषण लिखने से बचना चाहिए, ये बात नोट कर लीजिए। बस इतने हैं, वरिष्ठ शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक या बड़े प्रख्यात विद्वान, बहुत बड़ा शब्द है तो भी उसमें 1008 श्री, 108 श्री, 1,08 श्री, महामंडलेश्वर, ये कुछ नहीं। महामंडलेश्वर उनका एक पद है, ये वाल्मीकि के महामंडलेश्वर या राम कथा के मर्मज्ञ, लेकिन बार बार जो है वो महिमा मंडल मत कीजिए। और सामान्य व्यक्ति को तो श्री लिखा ही नहीं जाता है। अगर समाचार में मेरा उल्लेख है तो मैं श्री आर्य शुक्ल नहीं होगा, मैं केवल आर्य शुक्ल रहूंगा। और दोबारा मेरा नाम आना भी नहीं है और मेरा उल्लेख करना जरूरी है। तो आप जैसे श्री लगाने के लिए बाध्य नहीं है, वैसे आपको हमको गाली लिखने का भी आपको अधिकार नहीं है। यानी शुक्ल कहेंगे तो भी अशिष्टता है, आर्य कहेंगे तब भी अशिष्टता है। तो उस अशिष्टता से बचने के लिए वहां श्री शुक्ल लगा देंगे, श्री कुमार, श्री वर्मा, श्री शर्मा, श्री टंडन लगा देंगे वहां पर, लेकिन सीधे सीधे नाम में आप श्री नहीं लगाएंगे। अब है, लेकिन अब इसका भी आपको आप देख लीजिए, क्या नाम है, हाईकोर्ट के जज का उल्लेख कर रहा है तो आप बाउंड है न्यायमूर्ति लिखने के लिए। वहां हमारी अखाड़ पर नहीं चलेगी पत्रकारिता की। वहां न्यायमूर्ति राज्यपाल है तो महामहिम, राष्ट्रपति है तो महामहिम, बाकी मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक आपको श्री नहीं लिखती है। एक चीज, दूसरी चीज मैं कह रहा था कि जो आपके समाचार जो लिख रहे हैं वो भाषा भावानुरूपी होनी चाहिए, विषय अनुरूप होनी चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा, मुस्लिम क्षेत्र में मतलब उनका शायद पहला महीना मुहर्रम का है, मुहर्रम गम का महीना, और कुछ ऐसा संजोग है कि चंद्रमा से उनका गणना होती है तो उनका महीना पीछे पिछड़ता रहता है। आपका नवरात्र चल रहा है तो नवरात्र में देवी पूजन चल रहा है, मुहर्रम में मजलिसों का दौर शुरू है। और पत्रकार के रूप में जब आप मान लीजिए कथा चल रही है, देवी भागवत चल रहा है या देवी जी पर प्रवचन चल रहा है, तो आप कहेंगे तो क्योंकि संस्कृत का ज्यादा प्रयोग होगा, साहित्य हिंदी का प्रयोग होगा, तो आप तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए आप प्रयास करेंगे कि समाचार लिखा जाए, क्योंकि इसको पढ़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, भौतिक व्यक्ति होंगे, इसलिए उनके
रुचि के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको सिया इमाम बाड़े में शाम को भेज दिया गया कि मजलिस कवर करके लाइए, जबकि होगी ना इस मामले में। तो अब आप वहां संस्कृत में शब्दावली से पूर्ण समाचार लिख डाले तो कौन पढ़ेगा? क्योंकि मजलिस सुनने वाले मुस्लिम परिवार के लोग तो उर्दू से संबंधित हैं। उनको जो संस्कृति है, जो उनके भाव है, वो उर्दू शब्दावली से ज्यादा अच्छे ढंग से उनके दिल में उतरते हैं। तो और आपको उर्दू की जानकारी भी कम है, लेकिन आप जाने के बाद जितने अच्छे ढंग से उर्दू शब्दावली का प्रयोग करके मजलिस का कवरेज करेंगे और लिखेंगे, उतने लोग पसंद करेंगे। क्योंकि वो उर्दू के माहौल के लोग थे। तो अखबार एक ही है, लेकिन जो है जैसे उसके पाठक हैं, उस पाठक वर्ग के अनुसार अगर आपने भाषा का प्रयोग किया। मैं इस मामले में बताना चाहूंगा कि मैं हिंदुस्तान में था, मेरे साथ एक सिया मुस्लिम भी थे। हाँ, किसी जमाने में मेरे जूनियर भी थे, लेकिन हाँ, मैं उस अखबार में पहुंचा तो वो सीनियर हो गए, मैं उनका उस समय जूनियर था। एक वरिष्ठ संपादक से शिकायत किया, ये साहित्य कला संस्कृति तो बहुत अच्छा कवरेज करते हैं और ये मजलिस कवर करने नहीं जाते हैं। हमसे कहा वहाँ क्यों नहीं जाते? हमने कहा उर्दू की जानकारी नहीं है, उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर ये वाक्य भी गलत निकल गया तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। नहीं, आपको जाना पड़ेगा। अब मस्जिद मुहर्रम के टाइम में ज्यादा मजलिसें सिया मुस्लिम के यहाँ होती है, इमामबाड़े पर या किसी मस्जिद में या लोगों के आवास पर। तो अब मजलिस अगर आप गए हैं कवरेज के लिए तो ये एक तरह से गम में शरीक हो रहे हैं। इसलिए जहां प्रवचन सुन रहे थे वहां वाह वाह होता है, ताली बजती है, और जब मजलिस कवर करने गए हैं तो वहां आह होती है, वाह नहीं आह होती है। वहां अपने दिल की भावना सीना पीट करके व्यक्त की जाती है। हाँ, वहां अपने भाव आंख से आंसू गिरा करके व्यक्त किए जाते हैं। वहां वंदना नहीं, वहां की वंदना सलाम पेश करके, कलाम पेश करके, जो तब उसके बाद में कोई मौलाना या वक्ता तकरीर करता है। अब एक दो बार मैं गया, फिर उर्दू में जो है सुना, प्रयास किया कि जो है पूरा वाक्य पकड़ में आ जाए कि जो है। उसके बाद मजलिस के बाद में दो एक मौलानाओं से पूछा कि क्या कहा था? कहा बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, वाह वाह। मैंने एक वाक्य बता नहीं सके, अनुमान से ही लिखा और दे दिया, भेज दिया खबर, फोन पर कह दिया कि कहीं तथ्यात्मक गलती हो तो दुरुस्त कर दीजिएगा। कहा नहीं, कोई गलती नहीं है। और 2-3 बार आपसे परिश्रम करके मुझे नियमित रूप से मुहर्रम के दिनों 10 दिन तक किसी न किसी मस्जिद में जा करके मजलिस कवर करनी पड़ती थी। उसमें मुश्किल से 1-2 हिंदू होते थे। कुछ व्यवहारिक कठिनाई आई, कई जगह जबरदस्ती कहा गया तवज्जो खैनी प्रसाद लीजिए, हाथ जोड़ना पड़ा कि मैं शुद्ध पंडित हूँ और मैं कोई भी ऐसा चीज ग्रहण नहीं करता हूँ जिसमें मांसाहार हो। वह बिरयानी तक बढ़ती है। इन तब हमने कहा हमारे लिए फल मंगा दिया करें, बिस्कुट दे दिया करें, वही हमारे लिए तवज्जो का अन्यथा हो, चाहे जितना जबरदस्ती करें हम लेंगे। ये दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। लेकिन कई वर्षों तक मैं मजलिसें कवर करता रहा, यहाँ तक कि लखनऊ सिया
मुस्लिमों का गढ़ है, वहाँ संपादक कवर करने वाले बीमार हो गए। उन्होंने कहा पंडित जी ये प्रेस नोट आया है आपके पास भेज रहा हूँ, जरा इसको बना दीजिए। तो गोंडा में बैठ करके लखनऊ के सिया समुदाय का भी हमने मजलिस कवर किया और एक दो बार छोड़ करके क्या नाम है मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि विषय के अनुरूप अगर आप जो है सब भाषा प्रयोग करेंगे तो समाचार अच्छा बन पड़ेगा। आप संगीत का कार्यक्रम कवि सम्मेलन कवर करने गए हैं तो इसकी भाषा क्या नाम है स्तरीय हो जाएगी, क्योंकि इसके पाठक एक अलग बनते हैं। और आप बहुत अच्छे साहित्यिक अभिरुचि रखते हैं, संगीत सुनने का भी आपको शौक है, लेकिन संगीत के बारे में एबीसी भी नहीं मालूम है आपको, और संगीत का कवरेज आपको करना है। खासतौर से यहाँ बहने जो है ज्यादा हैं तो आपको कला संस्कृति जैसे गीत अगर पत्रकारिता में उतरेगी तो ज्यादा मिलेगी। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि जो है हारमोनियम तो पहचान लिया, ढोलक भी जानते हैं, हाँ तबला भी देखा है बचपन से, लेकिन ये पतला पतला पाइप में क्या चीज है, ये जो है तार से बजा रहे थे तो क्या है आप जानते नहीं है। प्रस्तुति उनकी बहुत अच्छी थी। आप निसंकोच संगीत के जानकार से कि मुझे भैया कुछ नहीं मालूम है ये पाइप वाला क्या है, ये तार वाला क्या है, और सही शब्दावली का प्रयोग करके जो है आप उनका भी है कि गिटार पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो तबले पर जो है पंडित रामधन ने जो है नारा सुर में नायक था। इस तरह से जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी रिपोर्टिंग बड़ी आकर्षक बन जाएगी। और जिन वादकों को कोई पूछता नहीं है संगीत के कार्यक्रम में, खास तौर पर कितनी भी अच्छी प्रस्तुति दे दे, लेकिन जो शोहरत है वो सब कुछ गायक को मिल जाएगी। और उनके साथ संगत करने वालों में जो समा बांधा है ये वादकों ने, उनका उल्लेख कम हो पाता है। ये चीजें हमको किसी सीनियर ने बताया कि अगर आपको सहयोग चाहिए तो इस तरह से आप किसी का राजनीतिक पार्टी में जो छोटा ब्लॉक अध्यक्ष है उसको कोई नहीं पूछता है, और आप जिससे खबर लें तथ्य लें, अगर उसका नाम सर्दिया अखबार में छाप दिया कल आपका वो परम भक्त हो जाएगा। जो प्रियता का एक कारण ये भी हम बताते हैं कि अगर मैं करीब सारी राजनीतिक पार्टियों का कवर किया हमने ये है ध्यान रखा, हर पार्टियों में मान लीजिए राजनीतिक खबरदार है, हर पार्टियों में प्रेस प्रवक्ता होता है। आप अध्यक्ष महामंत्री के बाद में नंबर 3 पर तुरंत उस प्रेस प्रवक्ता का नाम लिख दीजिए। अगर उसका नाम नहीं छपेगा तो कल से आपको समय से खबर नहीं देगा, आपको देने में रुचि नहीं रखिएगा, और लड़ाई आपसे अलग से लड़ेगा, आपने हमारा नाम काट दिया। अच्छा, आपके सामने मजबूरी भी है कि आप 10-12 नाम से ज्यादा छाप नहीं सकते हैं। आप उसी में छाट लीजिए कि किनका हमें देना है किनका नहीं देना। बाद में जिसका नाम काटेंगे वो उदाहरण देगा, कह लीजिए भैया 12 नाम से ज्यादा छपता नहीं दिया था, काट दिया ऊपर, और बाद में उसका नाम प्राथमिकता पूर्वक अगले समाचार में ले लीजिए, ताकि आपको समाज में चलना है और सबसे संबंध बना के रखना भी है। तो ये सारे कुछ सफलता के आपको मापदंड बताए पंडित जी, कि तथ्यों की आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, अध्ययन बराबर करते रहिए, लेखन से कतराएं नहीं, वाचन का निरंतर अभ्यास रखें, और पत्रकार हैं आप, लोग हैं नहीं हैं, जनता के आप आगे राज्य बगैर इलेक्शन के आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप राजनीति समाज
समाज का, राजनीति और प्रशासन के बीच के आप एक सेतु हैं, तो जनप्रतिनिधि होने का जो आपको एक तमगा मिला है उसको लजाएं नहीं। आप अपनी जीविका चलाएं, लेकिन जो है मर्यादित ढंग से, हम पत्रकारिता की भाषा में कहा करते थे, भैया बड़े ही खाओ तेरे ही खाने से गुरेज करो। यानी किसी उत्पीड़न है या कुछ है, वहां जाने के बाद आप उनसे चाय पानी नाश्ता की अपेक्षा ना करें। आप कहीं कवरेज करने जाए, अगली सीट मिलेगी इसकी अपेक्षा न करें, खड़े खड़े कवरेज करने का मादा रखें। अगर आपकी रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो कल आपके लिए सीट मांगनी नहीं पड़ेगी, रिजर्व हो जाएगी। अधिकारों को लड़ो नहीं, अपनी योग्यता के बल पर आप प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत इस क्षेत्र में भावुक बनने की आवश्यकता नहीं है। यथार्थ से हरदम यथार्थ को सामने रखिए कि अमर व्यक्ति की हमारे बचपन की दोस्ती नहीं है, ये हमको आज रिस्पेक्ट इस कुर्सी इस पद की वजह से दे रहे हैं। कल अगर हमारे पास ये पद नहीं रहेगा तो ये पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा भावना को न बहिए, निष्पक्ष निरपेक्ष भाव से समाचार लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तथ्यों का सम्मान करेंगे तो सफलता निश्चित है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे महिलाओं के बारे में उनके पर किसी प्रकार के अशोभनीय घटना है तो जो नया प्रेसिडेंट है उसमें आप किसी महिला के शिनाख्त को उजागर नहीं कर सकते। ये चीज आपको नोट करनी है। कल मैं डूमर से चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा कई जो सामान्य गलतियां हमको देखने में मिली कि एक महिला है, मान लीजिए उसका नाम रामकली है और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है, तो अगर हम ये लिखेंगे कि रामकली का शव गन्ने के खेत में मिला तो आपको सुनने में पढ़ने में बड़ा अटपटा लगेगा। अरे भैया, रामकली जिंदगी भर महिला थी, मरने के बाद उसे क्यों पुरुष बना दिया? क्योंकि शव तो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया जो है वो गन्ने के खेत में पड़ा मिला। तो अगर वो महिला थी तो शव को लाश ही रहने दीजिए। रामकली की लाश गन्ने की खेत में मिली, कहने सुनने सबने अच्छा लगेगा। एक गलती और भी कर देते हैं बरसात के दिनों में। रामदीन की लाश तालाब में तैर रही थी। अब वो उठने बैठने की स्थिति नहीं है, प्रक्रिया व्यक्त करने की स्थिति नहीं है। तैरना तो ये क्रिया है, अब उसमें प्राण है ये नहीं है। कैसे रामदीन की लाश तालाब में तैरेगी नहीं, बहेगी। वो जो स्वाभाविक उज्जैन की क्रिया है। मृतक रामदीन चाय पीने गया था, अरे वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता था, वहां मृतक शब्द हटाना पड़ेगा। घटना के पूर्व रामदीन चाय पीने गया था, वहां मृतक शब्द नहीं पहले लेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब तथ्यात्मक सावधानी है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है। और है गर्मी का दिन है, आज से 20 घर, आज से 20 घर स्वाहा। अरे मेरे भैया, स्वाहा हिंदू धर्म में यज्ञ की एक तरह से सचित मंत्र है। आप किसी देवी देवता का आवाहन करके
आमंत्रित करते हैं कि महाराज अपना अंश ग्रहण कीजिए। ये जो गरीबों के घर जल गए हैं, ये देवताओं को आमंत्रित करके जो है फूका गया है। श्रीमान जी घर कभी स्वाहा नहीं